अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागिश वशी सुबह मन महल कबल चदेली जुलान के चश्मर सजना वशत करा उम्मीद करा कि शमे सोए बिंदा च वशियन बिता दुआ करना अल्लाह पाक हमेशा शमे सोए बिंदा दा वशियन बिका और मर्ची जुम्मे रोची और मन लूटा के शमा जुम्मे नमाज अवान तो अल्लाह दुआ बेकने तक कदी कदी मन बाज गफलत करना होती है दुआ करने के वास्ता लेकिन जब शमा मनी घुमाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मनी राह अल्लमा अड़ो जंजालांची साफ कम गोली शाहरुख का मर्ची में ख़ास सरहाला गप करेंगे मैं सरहाला गप करेंगे मर्ची प्लास्टिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी चाहिए शी कर इकसाम और खुदा ना खास्ता अगर मारा कसिया ज़रूरत भी तो हमारा चून को जाम डॉक्टर और चून अप्रोच करेंगी और शंची बहत्तर अबर के मर्ची बांधा जो मैं कन्वर कनी सेफ्टी नखनी सोची मैं जिसम सोची या मैं दीमारा कोई नुकसान ही भी प्रेशर कुकर जो कि बलूचिस्तान बाज़ इस्तेमाल भी प्रेशर कुकरे भापांची बाजी चेहरा जो अस्तिया झुलसा बाज सोचा बाज डैमेज बेनती स्किन आइए ची आइए बाबदा गप करें कि डैमेज स्किन यानी जो प्लास्टिक सर्जरी लूटी या लातीन डॉक्टरी सरपदी लूटी अल्लमा इबारे गप करें और मर्ची मैगमा ए सरहाला गप करें वास्ता में हमरादार करें डॉक्टर अस्मा मोहम्मद अली अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर अस्मा मोहम्मद अली जो अस्ती है प्लास्टिक सर्जरी हैंड सर्जरी और मुर्शिद हॉस्पिटल ची ताल्लुक के बानों के और मर्ची माँ इसी कराची लाते सरपदी ज़िले जो कि बास खास टॉपिक है जैसे कि मैंने कहा। अच्छा मैं बलूची में बोल रही हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं टॉपिक वॉपिक तो समझ में आ जाता है ना कुछ तो ऐसे उर्दू के भी अल्फाज हैं मेरी बलूची में कंप्लीट नहीं है लेकिन बात यही कर रही थी कि आज हम जानेंगे ख़ासा हमारे बलूचिस्तान की भी अगर बात करें तो बलूचिस्तान में ख़ासकर कोयटा में प्रेशर कुकर बहुत इस्तेमाल किया जाता है तो अचानक जो है उसके ब्लास्ट होने से या अलग खोलने से तो लोगों के चेहरे एकदम से झल जाते हैं झुलस जाते हैं या जैसे कि हमारी ख़वातीन जो है सेफ्टी नहीं करती उसके बारे में बात करेंगे कि जलने के बाद इंसान को क्या करना चाहिए इमीडिएट कौन सा स्टेप अपनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमने जो फिल्मों में देखा जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि हम छोटे थे हमने फिल्मों में देखा भाई किसी का चेहरा ख़राब हो गया वो एक तस्वीर आई यानी कि मेरा चेहरा ख़राब खुद अल्लाह ना करे आपकी तस्वीर आई तो डॉक्टर ने बिल्कुल मुझे हूबहू आपकी तरह एक सर्जरी करके बना दिया। तो हम लोग पहले समझते थे कि प्लास्टिक सर्जरी ये है कि भाई चेहरा बदलो लेकिन एक्चुअल प्लास्टिक सर्जरी है क्या इसके कितने अक़साम हैं ये आप डिटेल से हमें बताएंगे पहले। प्लास्टिक सर्जरी जो है एक बहुत पहले अपनी बारे में भी थोड़ी सी बताएं। मैं डॉक्टर अस्मा मोहम्मद अली हूँ और मैं MBBS और FCPS प्लास्टिक सर्जन हूँ। मेरी ट्रेनिंग लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की है और मैं अभी करंटली मुर्शिद हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन काम कर रही हूँ। हम लोग जो प्लास्टिक सर्जरी है उसको लोग जो है बहुत ज़्यादा गलत शिकार होते हैं फैमिली का शिकार होते हैं समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है हालांकि प्लास्टिक सर्जरी बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर जो मोटी मोटी अगर मैं टर्म की बात करूं दो जो फील्ड हैं वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है और दूसरी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है। रिकन्स्ट्रक्शन से हमारी मुराद ये होती है कि कोई भी किसी भी वजह से हादसा या ट्यूमर या किसी प्रीवियस सर्जरी या किसी भी किस्म का हादसा चाहे वो रोड के एक्सीडेंट्स होते हैं या किसी जानवर का हमला खासतौर पर बच्चों के ऊपर जो कुत्ते काट लेते हैं छोटे बच्चों को उनके ऊपर हमला करना उनकी जो खाल और साख्त ख़राब हो जाती है ऊपर से बर्न्स में जैसे कि हमने पहले का औरतों में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जिसकी वजह से जब ट्यूमर निकालते हैं तो मुकम्मल तौर पे ट्यूमर निकालने के लिए हमें कभी कभी कुछ जिस्म का औज़े भी निकालने पड़ते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया छाती को अक्सर मुकम्मल छाती को निकालना पड़ता है या किसी भी और जगह का ट्यूमर जो होता है तो उसके बाद उस जगह को वापस से वैसा बनाना जैसे वो पहले थी या उसको काबिले बेहतर दिखने में बनाना एज़ कम्पेयर टू सर्जरी के बाद उसका खूबसूरती में जो फ़र्क आता है या फिर उसमें वहाँ ज़ख़म रह जाता है बड़ा तो उस ज़ख़म को भरने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी इस्तेमाल होती है चाहे वो जिस्म का कोई भी हिस्सा हो सर से लेके पैर तक की जगह पे कोई भी होता है उसमें ब्रेस्ट कैंसर के बाद हो गया पाँव पे कोई ट्यूमर है हाथ पे कोई स्कैल्प पे कोई ट्यूमर है कोई डिफेक्ट है पेट के ऊपर कोई डिफेक्ट है सब चीज़ों को जो ज़ख़म भरने के लिए नए गोश्त और खाल कहीं और से लगाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो हादसा जैसे कि बर्न्स वगैरह के अंदर इमीडिएट बर्न्स के बाद भी प्लास्टिक सर्जरी का रोल है मैनेजमेंट में जिसमें मरीज़ की जान बचाना और उसको वापस से उस वक्त फौरी तौर पर कोई सर्जरीज़ करनी है किसी मरीज़ में ज़रूरत है और ज़ख़मों को देखना उसके वो भी और उसके बाद भी जब ज़ख़म भर जाते हैं उसके बाद जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हुई हैं जैसे कि चेहरे पे जलना या गले पे गर्दन पे जलना हाथों का जलना किसी भी जिस्म के हिस्से का जलना जो उसकी डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है इनके वो पहले जैसे नहीं रहते तो उसको सही करना और उसकी
अशख़ास या उसकी शक्ल में कुछ बेहतरी लाना, ये भी हमारी प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में आती है। इसके अलावा हाथ के हवाले से, जो पूरा हाथ है उसमें कोई पैदाइशी तौर पे हाथ में कोई मसला होना या बाद में एक्सीडेंट के हवाले से कोई नर्व या टेंडन किसी चीज़ का कट जाना, इन सब को प्लास्टिक सर्जरी और हैंड सर्जन्स देखते हैं। और तो एक काफ़ी वास्ट फील्ड है। और इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी, कॉन्जेनाइटल हुई बच्चों के अंदर पैदाइशी मसले से, हाँ, तालू का, लिप का, जी, ये सब चीज़ें और कोई और पैदाइशी मसला जिसमें उसको कोई डिफेक्ट हो, खाल का और नसों का डिफेक्ट हो, तो वो भी प्लास्टिक सर्जन देखते हैं। अमूमन जो डिफेक्ट कंजेनाइटल्स होते हैं, जो पैदाइशी होते हैं, उसमें अगर वो हेड एंड नेक के साथ है, यानी कि फेस के ऊपर जो बड़े ट्यूमर्स पैदाइशी बच्चों को कुछ होते हैं, तो उसमें 2-3 सर्जन मिलते हैं, लेकिन मेनली प्लास्टिक सर्जन्स भी उसमें काम कर रहे होते हैं। और जो अगर फिर दूसरी फील्ड अगर मैं ब्रॉड टर्म बताऊँ प्लास्टिक सर्जरी की, तो वो हमारी कॉस्मेटिक या एस्थेटिक सर्जरी है। उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी का ये रुझान बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने पहले कहा कि हम लोग भी पहले यही समझते थे कि प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी है, उसका दूसरी तरफ हम लोग ना कभी ध्यान गया कि भाई अगर खुदा ना खासा किसी की बॉडी जल जाए या स्किन जल जाए या कोई डैमेज स्किन हो, उसके लिए भी प्लास्टिक सर्जरी होता है, क्योंकि हमें जो दिखाते हैं हम तो वही मानते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक्स का मतलब बेसिकली मोल्डिंग है, डिफॉर्म्ड कोई भी चीज़ है उसको बेहतर बनाना, चाहे वो आपकी ऑलरेडी पैदाइशी आपके अंदर है, जो आपको जैसे कुछ लोगों की नाक में कुछ बज़ाहिर वो डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपको खुद बेहतर नहीं लगती अपनी नाक, उसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, तो लोग राइनोप्लास्टीज कराते हैं, नाक की सर्जरीज कराते हैं उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छा, आजकल ये नाक की सर्जरीज तो बहुत ज़्यादा वायरल क्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है बेसिकली कैमरा और सोशल मीडिया की वजह से। लोग जो हैं, क्योंकि कैमरे में पहले तो आप जब देख रहे हैं तो आप लोग इतना नोटिस नहीं करते, जब हम तस्वीरें लेते हैं कैमरे में पिक्चर्स आती हैं तो लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं अपने चेहरे की कोई छोटी सी भी चीज़ होती है, तो वो कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए उनको होता है कि ये जो छोटी सी भी चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा सही कर दें। अच्छा, मैं हैरान हो जाती हूँ कि अक्सर लोग एक दूसरे को, चलो ठीक है किसी की नाक पे या किसी के आज़ा में डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी है तो वो करा सकता है, लेकिन नॉर्मल लोग भी वो उठ के जो है ना उस तरफ चले जाते हैं। उसमें हमें बड़ा ज़रूरी होता है एज अ प्लास्टिक सर्जन कि हम लोग उन पेशेंट्स को फिगर आउट कर सकें कि जो चीज़ मतलब एक बिल्कुल ठीक चीज़ है जिस पे भी वो मजीद कह रहे हैं, तो उसमें हम उनको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ज़रूर करवाते हैं। अच्छा, कुछ लोग शायद बताते होंगे जो प्रोफेशनल होते होंगे, तकरीबन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लोग प्रोफेशनल नहीं है और किस तरह से इस फील्ड को गलत हाथों में भी लिया जा रहा है और गलत सर्जरीज भी हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए, ना कि आम लोगों में, लेकिन बहुत से अगर मैं कहूँ हमारे शोबिस के भी अफराद हैं, बहुत सी ऐसी सर्जरीज हुई है जिससे दिखने में ही पता चलता है कि सर्जरी गलत हुई है, क्योंकि जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे फॉल्ट है। और मैं अगर हॉलीवुड में भी जाऊँ, वहाँ पे भी बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जो हम अगर डॉक्यूमेंट्रीज चैनल में देखें, कहीं भी देखें, वो उजागर कर देते हैं उस केसेस को। हालांकि पता नहीं क्वालिफाइड डॉक्टर होते या नहीं होते, लेकिन ये गलतियाँ होती हैं। बहरहाल इनका सुधार कैसे लाया जाए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आएंगे प्लास्टिक सर्जरी। वो कौन से मतलब केसेस हैं, जैसे कि बर्न हो गया, तो कितना, एक तो उसके फ़ौरन बर्न होने के बाद क्या ऐसा स्टेप बंदा उठाए कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी में थोड़ी सी आसानी हो, सर्जरी में थोड़ी सी आसानी हो, और वो कौन सा लेयर होता है, वो कौन सा स्टेज होता है जब वो सर्जरी मुश्किल हो जाती है उस। और एक और सवाल भी पूछूंगी लेकिन वो बाद में पूछूंगी। अच्छा, बर्न्स के मरीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कभी बर्न होता है किसी भी किस्म का, मोस्टली जो बर्न्स होते हैं हमारे घरों में, वो जलने की वजह जो होती है वो कोई गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म दूध बच्चों के ऊपर जो गिरते हैं बेसिकली, तो खुद पहले तो हमें एहतियात करनी, प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप कोई कुछ भी कर लें, प्रिकॉशंस का नेमो बदल कोई इलाज नहीं है, सही है। किसी की एहतियात जो है वो आपको इलाज से बेहतर एहतियात है, ठीक है। दूसरी चीज़, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ही हादसे पेश आ जाता है, अगर पानी गर्म, या आजकल जब सर्दियाँ भी लोग गर्म पानी करते हैं, गर्म चाय, कॉफ़ी, जो भी दूध, जितना गाढ़ा लिक्विड होता है उतना उसका जलने की डेप्थ बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे अगर पानी गर्म है उसकी जलने का असर कम होता है एज़ कम्पेयर टू दूध या तेल के। अक्सर कढ़ाई में जो तेल होता है, तल रहे होते हैं, उसमें जल जाती हैं ख़वातीन, तो उसको एहतियात करनी है। और खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो सबसे पहले चीज़, कुछ भी लगाने के बजाय उसको ठंडे पानी से धोना है।
कुछ भी लगाने की कुछ भी, बजाय, और किसी चीज़ से भी जल, जी। उसके बाद आप कोशिश करेंगे हॉस्पिटल रश करें, ठीक है, लेकिन उसको ठंडे पानी से धोना है। कोई भी जगह है उसको जितना आप पानी से ठंडे पानी से या नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करते हैं तो उससे उसकी जो गर्मी से जो उसको हीट से जो खाल को नुकसान पहुंचा रही है उसमें बहुत कमी आ जाती है। और वो क्रिटिकल वो टाइम होता है, वो सेकंड्स का टाइम होता है। मतलब अगर आपने उसको, अगर मैं हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी अगर उसको वॉश करती हूँ उससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो जो इनिशियल स्टेज वाला फ़र्क होता है ना वो नहीं पड़ता। उससे ज़्यादा उस टाइम को कोलगेट या कोई किसी भी किस्म के टूथपेस्ट या कोई और चीज़ें लगाने के बजाय सिंपल टैप वाटर से उसको वॉश करें अच्छे से और फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह जैसे कि आग पकड़ लेते हैं जलने में, आग पकड़ने में भी ये होता है कि आपने फ़ौरन से उसको हटाना है, एक्सपोज उसको रिमूव करना है किसी भी चीज़ को, और बिल्कुल सेंसिबल रहना है। ये नहीं है कि अपनी सेफ्टी के साथ उसको हटाना है। ये ना हो कि आप पकड़ने गए तो वो भी, जैसे बच्चों को बचाते रहते हैं, अम्माएं पकड़ लेती हैं आग, ठीक है, तो मेक श्योर कि आपकी सेफ्टी हो किसी चीज़ से। फ़ौरन से बच्चे को, अगर आपको हर चीज़ बड़ी काम रहना है, उसको फ़ौरन से आग को, कपड़े को हटाना है, फिर उसको उस जले हुए को भी जो आग से जला हुआ होता है उसको भी फौरी तौर पे पानी से वॉश करना है, ठीक है। इसके बाद हॉस्पिटल रश करना है, किसी भी करीबी हॉस्पिटल पे रश करना है, लेकिन रश करने से पहले ज़रूरी है कि पानी से उसको वॉश करें। इससे काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। किसी हॉस्पिटल में जाए तो ज़रूरी नहीं किसी सर्जन के पास जाए, हम डायरेक्ट नॉर्मल किसी के पास जाएं तो उनको लगता है कि इतना जलने के ऊपर जो होता है कि अगर कम जला हुआ होता है, अगर बहुत कम हिस्सा यानी परसेंटेज होती है इसकी, जितना कम जला होता है उतना अच्छा चांसेस होता है। तो जितना बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा जला होता है उतने ही ज़्यादा तब्दीली आती है उसकी शक्ल में, और उतनी ही ज़्यादा पेशेंट के अंदर चांसेस मुश्किल होते हैं। जैसे कि अगर 40% बर्न के जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, और जो 15 से 20% होते हैं उनको हमें दाखिल करना होता है, और जो 40 से अबव होते हैं उनको ICU की ज़रूरत पड़ जाती है। इसी तरह जो मरीज़ होते हैं जब वो हॉस्पिटल में आते हैं, फिर जहाँ बर्न्स के जो भी प्लास्टिक सर्जन या बर्न्स का यूनिट होता है वहाँ पे उसको उस लिहाज से डील किया जाता है। हर मरीज़ के उसके बर्न के हवाले से, उसके ज़ख्म के हवाले से उसको डील किया जाता है। अच्छा, इनके लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता होगा, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, मज़ीद इस बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कोई शाहरुख का कसानी ब्रेक की जरिए साड़ी में घूम फिरना। वशत के गोली चारुकम चूँकि मरागश तो कम गप्पा थे कि चून सोच के रन वती सेफ्टी करन लूटी, सेफ्टी मस्ट है, एहतियात ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जो है, ये बात नॉर्मल बात है लेकिन ये बताना ज़रूरी है, बाज़ औक़ात छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़मीन पे हम लोग उनको लिटा देते हैं और उसके ऊपर से हम लोग कभी चाय लेके जा रहे हैं, कभी मेहमानों को सर्व कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हम गिर भी सकते हैं, फिसल भी सकते हैं, हमारी चाय भी उसके ऊपर गिर सकती है, तो वो बहुत बड़ा नुकसानदेह अमल है जो हम करते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि उनको तो पता नहीं है, वो बहुत छोटे हैं, वो अपने आप को नहीं बचा सकते इन चीज़ों से। तो बेसिकली एज अ बड़े, हम उनके घर के जो बड़े होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उन बच्चों का ख्याल रखें। जैसे किसी आपने चाय की बात करी, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो चाय से जलते हैं। अमूमन चाय से आप गर्म पानी लेके जा रहे हैं उससे, और मैंने बहुत सारे देहात से हमारे पास बच्चे आते थे जले हुए, उनका क्या मसला होता था कि वो जो चूल्हे जो घरों में कुछ नीचे ज़मीन पर होते हैं, हाँ, वो जो लकड़ी, बच्चे ने जाके चूल्हा पकड़ लिया, उसके हाथ ज़ाया हो जाते हैं हमेशा के लिए बच्चे के। आप कितनी भी सर्जरीज कर लो, वो नॉर्मल हाथ जैसा जो है वो वापस नहीं ला सकते। अच्छा, अक्सर हमारी माएँ जो बलोचों के अगर घर में आप देखें ज़मीनी चूल्हे अभी भी हैं, तो बच्चे जो हैं वो माओ के साथ खेल रहे हैं और माएँ रोटियां पका रही हैं तो चूल्हे में खाना बना रही है, वो भी बड़ा खतरनाक गिर जाते हैं बच्चे। तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं खेलते खेलते तंदूर में गिर गए, या किसी ने कहीं आग लगाई है जिसमें कचरा जलाते हैं, कचरा जला के पूरी तरह से बुझाते नहीं है तो उसमें बच्चे खेलते खेलते जाके गिर जाते हैं। इस तरह के बहुत केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें बच्चे जो हैं इन चीज़ों से बहुत केयरलेस चलते हैं। बच्चों की अगर बात करें, मैं अपने मोहल्ले में 2 दिन से देख रही हूँ बच्चों को, मैं इतना डांट रही हूँ, उनके माँ बाप पत्नी कहाँ गायब हैं, तो बच्चे रोड पे, इतने छोटे छोटे से बच्चे रोड पे आग जला रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, और मतलब आप जब देखते हो तो आपको डर लगता है कि जल ना जाए, लेकिन सामने उनका घर है और माएँ जो है वो काम कर रही हैं। अब माओ को बोलो भी तो माओ की जवाब ये आता है कि मानते नहीं है क्या करें, मानते नहीं है क्या करें।
अब ये जवाब आता है, आपको सुनने को मिलता है। बेसिकली मुझे लगता है माएँ बेचारी घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी कर लेती हैं अपने आप को, लेकिन एक चपेट मार के घर में बिठा दे मैं अगर ऐसी ना हाँ नहीं, लेकिन आपको बच्चों का, ये हम बड़ों की जिम्मेदारी, बच्चे नादान होते हैं, उनको नहीं पता कि इससे क्या हो सकता है, नहीं पता बेसिकली, उनको नहीं पता। ये हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि हम जो है उनको बताएं, उनको अवेयर करें, बच्चों को भी अवेयर करें कि ये डेंजरस है। एहतियाती तदाबीर अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, हम बर्न की बात कर रहे थे, तो एक केमिकल बर्न जो तेज़ाब से जल गया, एक वक्त आया था जब पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत रुझान में, न कि औरतों को बल्कि मर्दों पे तेज़ाब फेंका गया था। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक बच्ची का इंटरव्यू देखा, क्योंकि उसका रिश्ता नहीं हुआ था तो उस बच्ची का पूरा मुंह ख़राब कर दिया गया था, तेज़ाब फेंका गया था। तो ये तेज़ाब के जलने में और जैसे कि आग के जलने में क्या फ़र्क है, और ट्रीटमेंट किसका ज़्यादा सही से होता है। मैंने ये भी सुना है कि तेज़ाब के जलने के बाद जो है पता नहीं कितनी सर्जरीज़ होती हैं, कभी कभी 100 में भी आ जाती हैं, 50 में भी आ जाती हैं। तो सर्जरीज़ कैसे होती हैं, आया उस बॉडी में इतनी हिम्मत होती है कि इतनी सर्जरी बर्दाश्त करे? तेज़ाब के जलने का अमूमन चेहरे को डिसफिगरमेंट करने के लिए तेज़ाब डाला जाता है, और मोस्टली, और कभी कभी आपके कुछ ख़ास अज़ा को करने के लिए भी डालते हैं। तेज़ाब जो होता है वो ज़्यादा गहराई तक जला देता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जलने का पानी और आग भी करती है। तो तेज़ाब अगर और ज़्यादा चेहरे पे, सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है कि डिसफिगरमेंट के साथ, कि अगर आँखों में चला जाता है तो आँखें ज़ाया होने का ख़दशा होता है। और बाकी सर्जरी के हवाले से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कि सर्जरीज़ तो आपकी जो स्कार बनते हैं और जो आपकी, लेकिन जो आँखें ज़ाया होने का होता है तेज़ाब से एक डर, और ऊपर से जो ज़्यादा गहराई में जाता है तो स्किन ज़्यादा गहराई में डिफॉर्म हो जाती है, और उसमें जो है रिज़ल्ट्स में थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क पड़ता है। तो तेज़ाब के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं इस तरह के, और सिर्फ ख़वातीन नहीं, मैंने यहाँ पे मर्दों के भी काफ़ी केसेस देखे हैं जो दुश्मनी में इस तरह से लोगों पे तेज़ाब फेंक देते हैं उठाकर। लेकिन ये शायद हमारे अंदर लोगों को अवेयर होना चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए दूसरे का। अगर दुश्मनी है भी तो थोड़ा इसको, गवर्नमेंट भी अगर इसके ऊपर पॉलिसी हो कि वो उसको, तो शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कम केसेस मिलते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो अक्सर वहाँ पे बड़ा दिल खराज वाक़े होते हैं, और आम लड़कियों पे जो तेज़ाब फेंका जाता है, जैसे हम प्रोग्राम देखते हैं तो वहाँ पे बड़े प्यार से हरास होता है कि किसी चीज़ को आप मना नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं कर सकते। जो अगर आपने मना कर दिया किसी को, किसी रिश्ते से या कुछ जो बाहर, हमारे यहाँ तो सही है, काला जादू की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जादू हराम है, लेकिन हमारे यहाँ औरतें जो है ना अभी तक वो जादू टोने की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इस तरफ हमारा रुझान कम है, अल्लाह करे कभी ना हो। वहाँ पे फिर भी जिन्नातों को समझा देंगे हम लोग, यहाँ पे किसको समझाएंगे अगर चेहरा ख़राब हो गया तो। लेकिन ये है कि ये बहुत बुरा अमल है। लेकिन इसके अलावा अगर तेज़ाब खुदा ना खास्ता कोई अगर जल गया या गलती से कुछ हो गया या किसी ने ऐसे किसी को अफेक्ट किया, तो उसके बाद क्या हमें उस तेज़ाब के बाद भी आपको फ़ौरी तौर पे हस्पताल ही जाना है, उस तरह उसको वॉश करना है। कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हमें वॉश नहीं करना होता, जिससे वो मज़ीद जला सकते हैं। तो आपको पता नहीं होता है कौन सा केमिकल डाला है। तो केमिकल के साथ ये होता है कि आप जितना जल्दी हो कि उसको हमें साफ़ करना होता है साफ़ कपड़े से, और कभी कभी पाउडर फॉर्म में भी केमिकल्स होते हैं जो भी वो भी जला देते हैं। तो फ़ौरी तौर पे हस्पताल को जाना बहुत ज़रूरी है, और ताकि वो उसका वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। फॉर्म में केमिकल जो फेंकते हैं वो जला देते हैं, वो भी जला देते हैं। मतलब कुछ पाउडर फॉर्म में भी होते हैं जो पानी में मिलाकर, उस पर पानी लगना मना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि, तो वो तेज़ाब का ये होता है कि उसमें आप बेहतर होता है कि पानी से फौरी वॉश ना करें, सिर्फ तेज़ाब को साफ़ कर लें किसी चीज़ से, और फौरी तौर पे हॉस्पिटल की तरफ जाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर असेस करके चीज़ों को और फिर उसको। तो इसकी सर्जरी में सच कितना आपका, मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियां करवा भी नहीं सकती, बहुत ज़ाहिर बात है कॉस्ट सर्जरी है। तो सर्जरी जो है वो फ्री में तो होती नहीं है, डॉक्टर की फीसेस बाकी चीज़ें। तो आपकी माशाल्लाह से हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से इनके लिए मुर्शिद में हम लोग जो हैं फ्री वेलफेयर भी है और सेहत कार्ड पे भी कर रहे होते हैं। तो ये जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी की रिकन्स्ट्रक्शन या कोई भी पैदाइशी मसला हो या कोई बर्न्स का हो, तो वो इस सहूलत के थ्रू रियायती और फ्री में इलाज हो जाता है इसका। और उसके अलावा अभी भी ये तो अलग चीज़ है, उसके अलावा भी मुर्शिद हॉस्पिटल जो है, अभी हम पिछले काफ़ी अरसे से हम लोग जो है फ्लड अफेक्टीज़ के लिए बलूचिस्तान और सिंध में फ्री कैंप्स और फ्री दवाइयाँ, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो उससे भी तो हमें मालूम है।
अच्छा, अगर प्लास्टिक सर्जरी से बहुत से लोग डर भी जाते हैं, जैसे कि आपने कहा किसी के अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसको सर्जरी करना, जैसे कि सिर्फ कंटूरिंग के लिए या देखने के लिए या देखने में थोड़ी सी बॉडी बैलेंस में रहे, तो अक्सर औरतें डर जाती हैं कि ये जो है रिएक्शन कर जाएंगी और ज़्यादा मसले हो जाएंगे, क्योंकि हमारी औरतें अवेयर नहीं हैं तो अक्सर डरा भी देते हैं। तो क्या ये इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है? जैसे कि हम किसी चीज़ का ट्रांसप्लांट करें तो बॉडी हमें एक टैबलेट्स खानी पड़ती अच्छा, हैं। इसके अंदर जो हम इसमें रिजेक्शन का चांस नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि हम किसी और बंदे का नहीं लगाते। इसमें या तो हम इम्प्लांट्स डालते हैं किसी भी, या फिर अपने ही बंदे का गोश्त का हिस्सा उठाकर उस जगह को भरते हैं। बेसिकली जब ख़ासतौर पे अगर मैं छाती की बात करती हूँ या ब्रेस्ट की बात करते हैं, तो जब ब्रेस्ट की सर्जरी होती है उसमें ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है तो एक खला रह जाती है, जिसकी वजह से ऊपर से कपड़े पहनने में या ख़वातीन को खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो उसकी वजह से उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कि हम उनका अपनी खाल या गोश्त और फैट को घुमा के उस जगह को भर दें कि वो फंक्शनल ब्रेस्ट नहीं होगा, मतलब उससे आप वो काम का ब्रेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो आपको कॉन्टोरिंग में, जैसे कि अगर आप कपड़े पहनते हैं तो उसमें बदनुमा नहीं लगेगा, आपके एक तरफ की छाती है दूसरी तरफ की छाती नहीं है, इसमें बुरा नहीं लगेगा। तो उस हवाले से ख़वातीन इसका ऑपरेशन करवाती हैं। अब तो फिर भी थोड़ी अवेयरनेस हो गई है, जिसमें एक तो हमने अपना फैट और अपनी खाला गोश्त लगाया है, दूसरे हमारे पास ऑप्शन होता है इम्प्लांट लगाने का, जिसमें हम इम्प्लांट्स जो हैं जो बेसिकली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए भी ख़वातीन यूज़ करती हैं, जो नॉर्मल छोटे छातियाँ होती हैं जिनको वो थोड़ा सा उभार या ऑगमेंटेशन के लिए थोड़ा सा सिलिकॉन वगैरह से थोड़ा सा बैलेंस का डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स होते हैं सिलिकॉन अच्छा, के मैंने भी। उनके भी साइड इफेक्ट्स सुने हैं। वैसे साइड इफ़ेक्ट्स हर सर्जरी के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, जितना आपके पास सर्जन एडवांस और क्वालिफाइड है आपके पास, तो उसमें आप कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। कोई भी सर्जरी या कोई भी अमल, मेरे ख्याल में कोई भी अमल ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट का रेशो ना हो। जैसे अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉस में भी चांसेस हैं कि आपको एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन जब आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप एहतियात के साथ करेंगे। इसी तरह सर्जन्स भी हैं जो सर्जरीज ज़रूरी होती हैं या जो सर्जरीज आपकी ज़िंदगी में बहस भी ला सकती हैं, और आप सिर्फ इस डर से ना करें कि इसकी शायद जो 1% कॉम्प्लिकेशन है शायद इन्फेक्शन ना हो जाए। सही है, उस एक 1% के लिए आप 99 या 98% को इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिकली लोग इन्फेक्शन से ही डरते हैं, और इन्फेक्शन से इस तरह से, लेकिन उसको जो भी सर्जन होता है, खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन जो कि एक इलाज का उसका हिस्सा होता है, हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हर मरीज़ में हो, इसके चांसेस होते हैं कुछ फीसद। जी, ठीक है, तो उसको उस कॉम्प्लिकेशन से डील करने का भी तरीका आता है। तो इसीलिए आपको किसी अच्छे या क्वालिफाइड सर्जन के पास जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिसको कॉम्प्लिकेशंस भी डील करना आती है, सिर्फ सर्जरी करना नहीं आती है। एक और बीमारी है गैंग्री, जो शुगर के बाद जो है होती है स्किन को। गैंग्री के बारे में ज़रा बताओ। गैंग्रीन इज़ बेसिकली किसी भी वजह से खून में रुकावट हो जाए किसी जगह पे, ख़ासतौर पे कि कोई डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ पे होती है, जैसे कि फिंगर्स हो गई, आपके पाँव की टोज हो गई, या तो वो हिस्सा तो डैमेज हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तो उसको फिर निकालना होता है। वो जैसे पाँव में शुगर की, जैसे आपने शुगर की भी, उसमें उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि खून की किसी भी वजह से रुक सकता है। तो कुछ जो हमारी अपनी अंदर की बीमारियाँ होती हैं, जैसे खून की बीमारियाँ, जैसे शुगर हो गई या ब्लड प्रेशर या एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें खून की रगों के बीच में फैट जम जाता है, जो हमारी डाइट की वजह से होता है, जो हम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उसकी वजह से गैंग्रीन हो जाती है, या कुछ और बीमारियां, खून की रगों की बीमारियां। गैंग्रीन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत आम भी हो चुका है आजकल, और अगर आप देखेंगे तकरीबन शुगर की मरीजों को भी मैंने देखा है और आम मरीजों को भी देखा है कि अचानक उसके जो है ना उनके, और ये इतनी ज़्यादा अफेक्टेड होती है कि पूरे हिस्से में एक हफ्ते में फैल जाती है बीमारी। उसका ये होता है कि ज़्यादातर उसके लिए एहतियात ये होती है कि आपने अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है, डाइट कंट्रोल रखनी है, मतलब जो इसके मेन फैक्टर्स हैं ना उनसे बेसिकली आपको बचना हो। कुछ लोगों में कुछ डिजीज़ होती हैं जो नहीं बच सकते, जैसे वेस्कुलर की डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से होती है, तो हर मरीज़ को हम एक सांचे में तो नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ जो चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया, इन सब चीज़ों को आप अगर कंट्रोल रखें तो आप। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अक्सर जो है मेरे सामने से एक केस गुजरा है कि एक मरीज़ को जो है गैंग्री की बीमारी थी, मतलब उसके पैर में गैंग्री बेसिकली हो गई थी, तो डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी से उसको, अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो बीमारी बढ़ती गई और उस मरीज़ को ऑपरेशन पे ऑपरेट किया गया
और फिर वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता गया। फिर एक डॉक्टर आए, फिर उन्होंने पूरी टांग ही उनकी काट दी। बेसिकली यही होता है यही होता गैंग्री है, में। हाँ। तो गैंग्री के लिए प्लास्टिक सर्जरी तो गैंग्रीन का ये होता है कि दो तरह की गैंग्रीन्स होती हैं। एक होता है ड्राई गैंग्रीन और एक होता है वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन बेसिकली इन्फेक्टिव होती है, जिसकी आप शायद बात बता रही हैं, वो वेट गैंग्रीन होगी, किसी भी वजह से इन्फेक्शन की वजह से हुई है। एक होता है ड्राई, जिसमें खून के रुकने की वजह से होता है, ठीक है। जो इन्फेक्शन की वजह से होती है वो हम बहुत, इसमें मैं ये बात कहूँगी कि कुछ खाल के और पट्ठों के इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे गलत इंजेक्शन लगने की वजह से बढ़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे पास मरीज़ आते हैं जिसमें वो अपनी आस्तीन के ऊपर से इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर कोई भी जरासीम है शर्ट पर या आस्तीन पे, वो उनके अंदर तक चला जाता है और वो इतनी तेज़ी से फैलता है कि आपका पूरा हाथ ज़ाया कर देता है। उसमें उसको बेसिकली नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस या डिफरेंट उसमें इन्फेक्शंस होते हैं। तो उसकी वजह से आप पहले तो हम डिब्राइड करते हैं उसको मुकम्मल कि सफाई हो जाए, वो भी टाइम पे अगर आ जाए मरीज़, क्योंकि अक्सर मरीज़ इसको भी लेट कर देते हैं। तो वो जानलेवा भी होती है वो गैंग्रीन, जो फेशियाइटिस नेक्रोटाइजिंग जो फेशियाइटिस इन्फेक्शंस होते हैं वो जानलेवा तक होते हैं। और कभी कभी आपको हाथ को बाजू से निकालना पड़ता है, टांग को ऊपर हिप के जोड़ से निकालना पड़ता है या टांग को काटना पड़ता है। तो वो, और डायबिटीज़ के अंदर ये होता है, जो डायबिटीज़ और जो दूसरी बीमारियां होती हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जो ब्लड को रिलेटेड जो उन मरीजों में ये ज़्यादा उनके अंदर ताकत कम होती है जरासीम से लड़ने की, तो उनके अंदर ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होते हैं। और उनके अंदर ऑलरेडी उनके डिफरेंट जिस्म के आज़ा जैसे दिल और गुर्दे कुछ ना कुछ अफेक्टेड होते हैं डायबिटीज़ से या कुछ और ब्लड की बीमारियों से। तो उनके अंदर जो होता है ये सिस्टमिक डिजीज़ बहुत जल्दी बन जाती है। और क्योंकि ये सिर्फ इधर ही नहीं रहता, आपके खून में जब ये इन्फेक्शन शामिल हो जाता है तो वो आपके जिगर और दिल और फेफड़े और गुर्दे सबको अफेक्ट करता है। तो अगर ये देर होता है, और हर इन्फेक्शन की वायलेंस पे भी डिपेंड करता है, मतलब जो जरासीम गया है अंदर, डिफरेंट जरासीम होते हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, और वो सिर्फ आपके हाथ को नहीं अफेक्ट करता बल्कि वो साथ साथ आपके दिल गुर्दे और उसको भी असर करता है। तो उसकी वजह से आपकी जान को भी खतरा हो जाता है। सकता है। अच्छा, ये इन्होंने एक बात मुझे हाईलाइट की जो मैं भी देख चुकी हूँ, जो हम तकरीबन हम लोग जो छोटे छोटे क्लिनिक्स में जाते हैं डॉक्टरों के पास, तो वहाँ पे जो कंपाउंडर होता है जो ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं होता, हालांकि नर्स को भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमा उसको करवाया जाता है, 4 साल या 2 साल 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद वो एक नर्स बनती है। लेकिन उसके बाद भी प्रैक्टिस के बाद उसे एक जो है फील्ड में एक जगह मिलती है। लेकिन ये कंपाउंडर जो है वो 3-4 दिन हॉस्पिटल में या 3-4 महीने या 1 साल हॉस्पिटल में सिर्फ काम करके वो आकर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। काफ़ी छोटे छोटे क्लिनिक्स में जो आपने ये बात कही, औरतें अपने आस्तीनों से वो कहते हैं कि हम आस्तीन नहीं उठाएंगे, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल, ठीक है ना उठाए, और वो वहाँ से इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। ये सादा आधे मरीजों की हिस्ट्री जो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के साथ या गैंग्रीन हाथों के साथ आते हैं, उनकी हिस्ट्री ये होती है कि उन्होंने शर्ट के ऊपर से अपना इंजेक्शन लगवाया था। अच्छा, एक और चीज़, जब इंजेक्शन लगाते हैं काफ़ी मैंने औरतों से सुना है कि आप एक गट्टा बन गया या कोई दाना आ गया या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ग्रीन जो पैचेस होते हैं वो आ गया, तो ये तो निशानी है कि बंदे को जो है इंजेक्शन तक नहीं लगानी आती, और फिर उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं नसों के इंजेक्शन को लगाने में। मतलब कितना बड़ा खतरा है जो हम अपने साथ। और उसको मेक श्योर कि आप जिस भी पास जा रहे हैं कि वो आपकी तो पहले अपनी क्लोथिंग रिमूव हो, आस्तीन हटाई जाए और उसके बाद वो अल्कोहल सॉप से साफ़ किया जाए और वो क्वालिफाइड हो, जैसे आपने कहा कि क्वालिफाइड नर्स हो, क्योंकि क्वालिफाइड नर्स नहीं होगी तो उसको नहीं पता कि कहाँ पे लगाऊंगा तो नर्व इंजरी हो सकती है। क्योंकि हमारे पास मरीज़ इसके भी आते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम हैंड सर्जरीज करते हैं, तो अक्सर मरीज़ आते हैं जिनका हाथ काम करना बंद करता है कि अगर कोई गलत जगह इंजेक्शन लगा देते हैं और नर्व्स पे इंजेक्शन लग जाता है, तो सिर्फ एक दर्द के इंजेक्शन से लोगों के हाथ ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्वालिफाइड नर्सेज से ही आप अपनी इंजेक्शन या कोई एडवाइस है वो जो डॉक्टर्स ने। अच्छा, एक और चीज़ में देखिए, जैसे बच्चों को हम कान छिदवाने अगर लेके जाते हैं तो वो जो गन से होता है, या हमारे घर के सामने एक बाबा आते हैं, वो जो बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं, हमारी माएँ जो है वो माचिस की तीली से भी सुराख कर देती थी कान में।
लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों के पूरे कान जो है वो उनका शेप ख़राब हो जाता है, बहुत इफेक्टेड होता है, पता नहीं कोई रिएक्शन हो जाती तो इसके लिए भी मेरे ख्याल से इसके लिए भी यही है कि जैसे इन्फेक्शन से बचाना है ना, तो अगर आपको पता है कि वो स्टेराइल्स तरीके से नहीं कर रहा, जैसे कि अल्कोहल सॉप से नहीं कर रहा, उसने सफाई नहीं करी है, आपके ये सारी चीज़ें देखनी है। पायोडीन से बेहतर है कि साफ़ करके आप कान छिदवाएं, और जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कितना उसने नया पीस निकाला है, अगर वो कुछ मतलब रखा हुआ खुली हुई चीज़ तो नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेलाइजेशन नहीं होगी, जैसे हम कोई भी इंजेक्शन लगाते हुए स्टेलाइजेशन करते हैं तो उससे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये बहुत बड़ा ख़तरा है जो हम और उसने खुद अपना हाथ धोया या नहीं धोया है, क्योंकि वो अक्सर नहीं, हम तो नहीं देखते भाई, ये जो बाबा आते हैं घर के सामने, वो तो ये सब चीज़ें आपको, अगर आप अवेयर होंगे, आप उनको बोलेंगे तो और आप देखेंगे अगर ये बंदा नहीं करता तो उससे ना करवाएं, जो बंदा करता है तो वो भी फिर इस बात को फॉलो करेंगे कि हाथ धोएं या स्टेलाइजेशन का ख्याल रखें। पाकिस्तान में कौन हाथ धोता है? कोविड के बाद से तो अब मेरे ख्याल में लोगों की आदत बन गई होगी। मैं तो कहती हूँ कोविड के बाद से जो है लोग और ज़्यादा ढीठ हो गए, क्योंकि बीमार नहीं हुए या बच गए कुदरती तौर पे, तो और ज़्यादा इनको जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में अपने बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों से सिखाएंगे तो वो बड़े होकर वो उसको फॉलो करते रहेंगे। और ये जो बात है, जो हम छोटे छोटे क्लिनिक्स में जाते हैं, वो भी सफाई वाले नहीं होते, उनको भी क्लिनिक, वो छोटे छोटे जो ढाबे बने होते हैं, मैं ढाबे कहूँगी, एक केबिन बना होता है, वो खुद साफ़ सुथरा नहीं होता ना, उसमें जो इंजेक्शन लगाने वाले लोग होते हैं या जो नर्स होती है वो साफ़ सुथरी नहीं होती। नर्स नहीं कहूँगी, कंपाउंडर ही कहूँगी, क्योंकि औरतें अक्सर जो है नर्सिंग करके ही आती हैं इस फील्ड में, और ना जाएं छोटे छोटे क्लिनिक में। मैं जो कह रही हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी है, अपनी बीमारी की नोयत से किसी डॉक्टर को अप्रोच करें, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, पूछताछ करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बंदे से नहीं तो 2-3 लोगों से, ताकि आपको सही जगह पे सही आपका इलाज हो। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। गुली चार वज़ीर का सानी ब्रेक में बता साड़ी में मैं गोल बेता। वशत की गुली चालू का ब्रेक सानी जो कि मैं गप्पा थी प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा, इनके अलावा जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे पूछा कि कौन से ऐसे मतलब स्किन डिजीज़ हैं जिसके लिए सर्जरी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम कॉस्मेटिक पे भी आते हैं, लेकिन पहले मुझे बताएं कि कौन से ऐसे डिजीज़ है जो कि लोग भी अवेयर नहीं है इसके बारे में कि इसकी सर्जरी हो सकती है, तो उसके बारे में। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे पास स्किन पे होती है, जो मरीज़ उसके लिए आते हैं, स्किन के लीजन्स होते हैं जो मरीज़ काफ़ी अरसे से इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे आपके मस्से होते हैं चेहरे पे, या किसी भी किस्म के मस्से की तरह की कोई छोटे छोटे दाग होते हैं, वो अगर उसको आप काफ़ी बचपन से हैं तो वो ठीक है, और अगर वो चेंज नहीं हो रहे तो ठीक है, लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि उसके रंग में चेंजेस आई हैं या उसकी शक्ल में चेंजेस आई हैं या उसमें से खून या पीप निकलना शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अक्सर वो चीज़ें कैंसर में तब्दील हो जाती हैं। तो उसको अगर फौरी तौर पे आप इलाज कर लें और फौरी तौर पे उसको आप डॉक्टर को दिखा दें, हम प्लास्टिक सर्जन उसको डील करते हैं, तो वो अगर फौरी तौर पे निकल जाए तो वो जिस्म के बाकी हिस्सों पे या हुदूदों में या बाकी जगहों पे नहीं फैलेगा, ठीक है। और वो ज़्यादा आपके चेहरे, ख़ासतौर पे जो चेहरे वाले होते हैं, उसमें ये होता है कि अगर जैसे चेहरे पे जो कैंसर, अक्सर चेहरे पे जो अंदर की तरफ जो दाने निकलते हैं हम इग्नोर कर देते हैं, दाने हो गए और छोटे लीजन्स हो गए, जैसे जो मस्से, या उसको हम मस्से कहते हैं, कुछ बड़े मस्से होते हैं, कुछ छोटे होते हैं या ब्लैक कलर के, लेकिन जैसी उसमें आप कोई चेंजेस देखें, जैसे चेंजेस से मुराद है यानी कि उसका साइज़ बहुत जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाए, यानी कि वो कभी मरीज़ होते हैं अक्सर आते हैं 10 साल से उनको है, लेकिन अभी 6 महीने से उसमें तब्दीली आना शुरू हुई है, ठीक है। 10 साल तक चले सेफ है, उसके बाद जब वो जो तब्दीली आना शुरू हो जाती है ना उसके अंदर, जैसे उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो गया या उसमें से ब्लड आना शुरू, उसका रंग चेंज हो गया, उसकी मार्जिन्स चेंज हो गई हैं,
उसके अलावा कोई और जगह आपको महसूस होना शुरू हुए और मज़ीद इनकी तादाद बढ़ गई है, तो इन सब चीज़ों पे अपने डॉक्टर्स को फ़ौरन रुजू करें। उसमें ये होता है कि जितना जल्दी वो निकल जाते हैं उतना छोटे साइज़ में निकलते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी डिफॉर्मिटी कम होती है और हमें कहीं और से खाल लेके चेहरे पे लगाने की कम ज़रूरत पड़ती है, वरना हमें कहीं और से लेके खाल लगानी पड़ेगी। तो वो पता चलता है, कम पता चलता है, लेकिन फिर भी कि आपकी सर्जरी हुआ है तो चेहरे पे एक चीज़ नज़र आ रही होती है। अच्छा, मुंह का जो कैंसर होता है अक्सर, ये तो हमारे मर्द हजरात को ज़्यादा होता है क्योंकि गुटखा वगैरह ज़्यादा खाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट मना भी करती है लेकिन मना ही नहीं होते। लेकिन उसके अलावा जो कैंसर डायग्नोज होने के बाद उसकी हालत तो ऐसी नहीं होती कि बहुत ये जो मुंह के कैंसर हैं ये बहुत ही, इनका जो एंड है ये बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है मरीज़। अगर वो पहले देख लें ये चीज़ें, जो मरीज़ जब उनको हो जाता है वो फिर छोड़ देते हैं, तरीके वो पहले भी छोड़ सकते होते हैं ना। गुटखा हो गया, सिगरेट हो गई, या किसी एडिक्शन कोई भी चीज़ मुंह में छा लिया, पान, जिस तरह की चीज़ें, वो कैंसर आपको एक तो होते भी ख़तरनाक कैंसर्स हैं ये, उसमें आपकी जान भी ज़रूरी होती है। और अगर मरीज़ जल्दी टाइम पे आ गया और जान बच गई है तो उसके बाद वो डिफॉर्मिटी जो छोड़ते हैं, अक्सर जो मरीज़ होते हैं उनके अगर वो बहुत ज़्यादा लेट स्टेज में आते हैं तो कैंसर फैला हुआ होता है और उनका जबड़ा या उसमें मज़ीद गाल और डैमेज हो जाता है। और जब उसको निकालते हैं, हम दूसरा जबड़ा बना भी देते हैं और उसमें दूसरे जबड़ा बनाने के बाद उससे तो काफ़ी बेहतरी आ जाती है जो बगैर जबड़ा बनाने पर होता है, लेकिन जो उसकी नॉर्मल शक्ल, जो उसकी उससे पहले, बीमारी से पहले की शक्ल होती है, वो चीज़ आप नहीं ले सकते। लेकिन ये है कि काबिल कबूल चीज़ हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए फिर मैं कहूँगी कि एहतियात जो है वो ज़्यादा बेहतर है, कि अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जो चीज़ें ओरल कैंसर में आपको कॉज करती हैं, जैसे कि गुटखा हो गया, पान हो गया, छालियाँ हो गई, सिगरेट्स हो गई, तो लोगों को ये बात जल्दी समझ जाएं तो ज़्यादा उनके लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। और तकरीबन एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता अगर आपको लगे कि जैसे कि इन्होंने कहा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल नहीं लग रही, तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाए, अपना अच्छी तरह से अपना चेकअप कराएं ताकि पता चले। पहले स्टेज में किसी भी चीज़ को आप डायग्नोज कर सकते हैं आराम से, बाकी स्टेज वाइज अगर वो बढ़ गई चीज़ तो बहुत मुश्किलात होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहती थी कि जैसे जो मैंने अभी स्किन कैंसर की बात बताई है जी, स्किन कैंसर जो है वो ज़्यादातर सन एक्सपोजर से होता है, और ख़ास तौर पे जिनकी हल्के रंग की स्किन होती है, लाइट कलर स्किन होती है, उनको ज़्यादा प्रोन होते हैं वो स्किन, क्योंकि उनके अंदर मेलानिन कम होता है जो कि आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अल्लाह मैंने रखा है। जो अब टैनिंग होती है बेसिकली, वो अल्लाह मैंने आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा है सूरज की शुआओं से, वो आपको बचाता है शुआओं की ख़राब करने से, तो उनमें कम होती है जिनके लाइट कलर्स होते हैं। तो उनको सन ब्लॉक, बल्कि सबको ही, लेकिन स्पेशली सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सन पे एक्सपोजर हो रहा है आपका, तो सिर्फ आपको अपने टैनिंग को ही बचाने के लिए सन ब्लॉक ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको अपना जो है स्किन की डिजीज़ से और वो जो डैमेज करती हैं अल्ट्रावायलेट लाइट्स, उससे अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्किन डिजीज़ उन केसेस वहाँ पे भी आती हैं जहाँ पे हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं अपने चेहरे पे बगैर किसी जाने के। अगर आपका चेहरा थोड़ा सा गोरा हो गया किसी क्रीम से, सस्ते वाले प्रोडक्ट्स से, या बहुत जल्दी उसने असरअंदाज किया, तो मैं भी उसको इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आपको स्किन का ख्याल रखना ज़रूरी है, स्किन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्किन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके रंग जो भी है उसको ना कोशिश करें कि ब्लीच करें, या ना कोशिश करें उसमें कोई ऐसी ख़तरनाक दवाइयाँ लगाएं जो आपको ब्लीच करें और उसको उसका रंग काटने वाली चीज़ें हों। अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट को रुजू करें जो आपको स्किन की केयर करना बताए। स्किन की केयर के अंदर जैसे चीज़ें आ जाएंगी कि आपने क्या चीज़ें बेसिकली करनी है, उसकी सफाई का ख्याल ज़्यादा करना है, और फिर उसको जो आप साफ़ करने के बाद जो उसका स्किन का बैरियर होता है उसको मेंटेन करना है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि बजाय इसके कि हम दूसरे प्रोडक्ट पे पैसे ज़ाया करें, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के जिसके पास जाएं और उससे अपनी थोड़ी सी हम लोग स्किन के बारे में पूछें और कुछ लिखवाएं, कुछ अगर वो मतलब क्रीम्स वगैरह जो भी वो देना चाहे। स्किन हेल्दी होना ज़रूरी है, ना कि कलर चेंज होना। कलर जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है आपकी सूरत के मुताबिक दी है। अच्छा, अब आप आते कॉस्मेटिक सर्जरी पर, ठीक है, जो कि हमने देखा भी है, जैसे कि मैंने कहा भी है,
बाहर मुल्कों में तो हमें अंदाज़ा नहीं, हम तो समझते हैं कि वो लोग फरिश्ते हैं, वो तो कुछ ख़राब कर नहीं सकते, लेकिन वहाँ से ज़्यादा केसेस आते हैं। अगर हम देखें, अगर हम डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें या कुछ ऐसे चैनल्स देखें या कुछ ऐसे अवेयरनेस देखें, तो वहाँ से भी केसेस ऐसे आते हैं कि आपकी जो है स्किन सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत फेल हो चुकी है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी, एक औरत के इतने बड़े होंठ हो गए बेचारी के, तो वो बेचारी रो रही है और उसके गाल बिल्कुल एकदम से वो जैसे वो कोई एक खूबसूरत शक्ल से एक और ज़्यादा ख़तरनाक अशकाल में आते हैं। जी, बाहर जो था पहले जो थी प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक, हर फील्ड में एडवांसमेंट आई है। तो ये जो पहले थी उसमें थोड़े बहुत जो पुरानी सर्जरीज प्लास्टिक सर्जरी में उसमें थोड़े बहुत ड्रॉबैक किया, थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। उसको हम कहते हैं कि रिजल्ट्स हमारे अप टू मार्क नहीं थे, या जो हमने नेचुरल रिजल्ट्स नहीं थे तो वो होते थे। लेकिन अब जो है, अब बाहर की अगर आप बात कर रही हैं तो अब लोगों को थोड़ी सी वहाँ पे हर तरह के लोग हैं। एक लोग होते हैं जो कहते हैं हमें नेचुरल रिजल्ट चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर नेचुरल रिजल्ट प्रेफर करते हैं। बाहर लोगों के पास दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक है जो नेचुरल मांगती हैं और दूसरी कैटेगरी है जो प्रेफर करती हैं कि बस वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा हो, एग्जैजरेटेड हो, जैसे अगर एक्सट्रीम हो, अगर लिप ऑगमेंटेशन करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉल्यूम वाले लिप चाहिए उनको, अगर वो चीक करवा रहे हैं तो चीक की ऑगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो, मतलब हर चीज़ में एग्जैजरेशन उनको चाहिए। तो कुछ उनके केसेस होते हैं कि वो हम लोगों को नेचुरली नहीं लगती, तो वो हमारे यहाँ देखने वालों को उनके लिए उनको अच्छे लग रहे होते हैं जिन्होंने कराई होती है, क्योंकि वो तस्वीरें बाकायदा दिखाते हैं कि हमें ऐसा चाहिए। हमारे यहाँ जो है वो नेचुरल का कॉन्सेप्ट है और हम सबको मेरे ख्याल में ज़्यादा नेचुरली पसंद आता है कि जिसमें सटल सिर्फ चेंजेस हों, कि हमारी जो एजिंग ना पता चले और हम बस एक सटल की तरह नेचुरली अच्छे लगे, कि पता ना चले कि हमने कुछ ज़्यादा कुछ करवाया है। दूसरी जो नेचुरल में ये होता है कि आपको चीज़ों जो जैसे अल्लाह ने बनाया है आपको वैसे ही रखना होता है, सिर्फ उसमें जो थोड़ी 19-20 जैसे आप किसी को एज वाइज जो फ़र्क आ रहा है कि आप चाहते हैं कि आप जैसे थी अब वैसी रहें, या किसी के होंठ थोड़े से पतले हैं, वो चाह रहा है कि मेरे चेहरे के हिसाब से होंठों को प्रोपोर्शनेट हो थोड़े से एक्सक्यूज मी, तो उसके लिए वो जो सर्जरीज कराते हैं, वो मतलब सर्जरीज नहीं, उसमें हम हर चीज़ फिलर्स और बोटॉक्स, इसमें मिनिमल इन्वेजिव आ जाती है और उसके अंदर जो है हम फिलर्स लगवाते हैं ऑगमेंटेशन में। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी टीम को कि थोड़े से पानी पिला दे मैडम को, देख भी रहे हैं आप लोग जी। अच्छा, मैं ये नहीं, इट्स ओके, ये होता है क्योंकि आजकल डस्ट वाला माहौल है। मैं भी कल यहाँ पे बहुत मुश्किल से प्रोग्राम करके गई हूँ, मेरा पूरा ये थ्रोट मेरा जल रहा था, मेरा गला जल रहा था। लेकिन अच्छा, बात कर रहे थे हम लोग सर्जरी की। आजकल तो ये है कि आपको फिलिंग करवा देते हैं लोग चीक्स पर या होंठों पर या कहीं पर भी, लेकिन एक होती है प्लास्टिक सर्जरी, मेरे ख्याल से वो फिर आपका एक होता है कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते या उसके लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है। इनका तो टाइम पीरियड होता है जो फीलिंग करवाते हैं। देखें, इसमें फ़र्क होता है, अगर एक कॉस्मेटिक के अंदर दो तरह से है, एक मिनिमल इन्वेजिव है और एक है सर्जिकल प्योरली। जो मिनिमल इन्वेजिव है वो होता है कि आपको कुछ एज तक चल सकती है, उसके बाद फिर आपको सर्जिकल ऑप्शन ही लेने पड़ते हैं, और जितना जल्दी सर्जिकल ऑप्शन जो होते हैं वो ज़्यादा पायदार होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और एज़ कम्पेयर टू मिनिमल इन्वेजिव। मिनिमल इन्वेजिव ज़्यादातर उन मरीज़ प्रेफर करते हैं जो सर्जरी से डर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप भी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। गोली चालू करते जीर का सानी ब्रेक की बता साड़ी को मैं घूम बेटा। शायद की गोली चालू का ब्रेकन जी सारियाँ चुके हम कपुत्रान कर गए थे। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में हम बात कर रहे थे, आप मज़ीद कुछ बता रही थी। हाँ, मैं ये बोलना चाहती थी कि कॉस्मेटिक सर्जरी में हमारे पास दो तरह से हम करते हैं, जैसे कि एक मिनिमल इन्वेजिव होती है और एक होती है सर्जिकल प्रोसीजर। जो मिनिमल इन्वेजिव होती है वो हम अर्ली एजेस में हम उसको ज़्यादा जितना शुरू करते हैं उतना, जैसे एजिंग आपकी शुरू हो जाती है जब आप 30s के करीब आते हैं, 25 के बाद
आपकी 20-30 के बाद आपकी स्किन एजिंग शुरू हो जाती है। तो आपने बेसिकली स्किन केयर जो करनी है ना, स्किन केयर के अंदर आपकी 3 चीज़ें आती हैं, क्लिनजिंग हो गई और सन ब्लॉक हो गया और उसके बाद एक्सफोलिएशन हो गई और फिर साथ में आपने उसके ऊपर स्किन बैरियर कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर, ये 4 चीज़ें हैं जो स्किन क्वालिटी और स्किन केयर है, बेसिक स्किन केयर है। उसके अलावा जैसे जैसे आप एजिंग जो एक 25 ईयर्स से आपको करना शुरू कर देना चाहिए, उसके बाद साथ साथ आपकी स्किन केयर में भी बढ़ती रहती हैं चीज़ें, जैसे कि आप जो हमारा जो सेलुलर टर्न ओवर होता है, जैसे हमारी शेड करती है स्किन या एक्सफोलिएशन जो होती है, उसमें हमें ऐड करना होती हैं चीज़ें जैसे कि रेटिनॉल वगैरह। ये एक स्किन केयर का हो गया जो कि बिल्कुल ही नॉन इन्वेजिव टाइप है। इसमें फिर केमिकल पील्स वगैरह भी आते हैं, ये बेसिकली डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह इन सब चीज़ों को डील करती हैं। फिर जो स्किन आप अपनी एजिंग को बचाने के लिए जब हम जो मोर इन्वेजिव जाते हैं उसमें मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास बोटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं और क्या नाम है माइक्रो नीडलिंग वगैरह होती हैं चीज़ें। अच्छा, आजकल ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी कर रहे होते हैं? ये डर्माटोलॉजिस्ट करते हैं, ये उनकी उसमें आता है अगर उन्होंने इसके अंदर प्रैक्टिस की हुई है, उसमें उन्होंने इसके अंदर ट्रेनिंग ली हुई है इस चीज़ के अंदर। तो जो बोटॉक्स और फिलर्स जो होते हैं वो बेसिकली वो उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप जितना फिलर्स नहीं, बोटॉक्स बेसिकली बोटॉक्स जो होता है वो आप एंटी रिंकल्स होता है, यानी कि आपके रिंकल्स जो हमारे चेहरे पे जो मसल्स होते हैं, जो एक्सप्रेशन वाले मसल्स होते हैं, उसकी वजह से जब वो एज बढ़ती है, जब वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से चेहरे पे लाइनें आ जाती हैं। ठीक है, तो बोटॉक्स का बेसिकली काम ये होता है कि उन चेहरों की लाइनों को वो कम कर देते हैं। हम मसल्स के अंदर जब लगाते हैं बोटॉक्स तो वो चेहरे पे लाइनें कम नमूदार होती हैं हमारी स्किन के ऊपर। ठीक है, और मसल जो होता है वो ढीला हो जाता है, जो उसके अंदर टेंशन होती है ना, वो टेंशन को रिलीज़ करते हैं। टेंशन रिलीज़ करने से ऊपर के रिंकल्स नहीं पड़ते, लेकिन बोटॉक्स अर्ली रिंकल्स पे फ़र्क करता है। ठीक है, अगर आप लेट करते हैं तो कांस्टेंट मसल की कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारे चेहरे के मसल्स हैं उनकी कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन रहेगी तो वो जो लाइंस हैं वो डीप हो जाती हैं और वो परमानेंट हो जाती हैं। अच्छा, बोटॉक्स के बारे में मैंने सुना है कि उसका जो टाइम है मेरे ख्याल 6 मंथ या 6 डिपेंड करता है मरीजों के ऊपर, कुछ मरीज का 8 मंथ तक भी चल जाता है, उसके बाद 24 से फिर आपको दोबारा रिपीट करना पड़ता है। लेकिन ये है कि उसके बाद ऐसे मैंने सुना है, हम लोग तो सुनते रहते तो उसके बाद जो है चेहरा और ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं होता, और ज़्यादा अफेक्टेड होता है, उतना ही रहता है, लेकिन उसके बाद आप शायद हम खुद ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं तो इसलिए हम फील ज़्यादा करने लगते हैं। पहले हम चीज़ों को जैसे इग्नोर अगर आप कर रहे हैं तो आप फील ज़्यादा करने लगते हैं। खासतौर पे बोटॉक्स से बस ये फ़र्क हो जाता है कि आपको जो डीप लाइंस जो कि फिर आप जितना जल्दी शुरू करते हैं उससे ये फ़र्क होता है कि रिंकल्स या डीप लाइन जो कि इरिवर्सिबल हो जाती हैं फिर बाद में, वो या उसको फिलर से भरना पड़ता है। जो लिक्विड इस्तेमाल होते हैं वो कोई हार्म नहीं होता, वो हार्म नहीं होता, उसकी डोज बड़ी कैलकुलेटेड डोज लगाई जाती है। और वो अगर आपको उसके लिए भी इंजेक्टर जो आपका है ना, यानी कि जो आप बोटॉक्स लगवा रहे हैं, फिलर्स लगवा रहे हैं, क्वालिफाइड इंजेक्टर होना चाहिए। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जन की बात कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक सर्जन को जैसे कि मैंने पहले कहा कि ब्यूटी के बारे में पता होना चाहिए, चेहरे के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ किस मिकदार में हो। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से डॉक्टर्स देखे, मेरा खुद का एक फ्रेंड एक बार गया, उस डॉक्टर ने खुद इनवाइट किया कि मैं आपकी सर्जरी करवा चाहता हूँ फ्री में, मुझे भी इनवाइट किया, मैं तो डर गई, मैंने कहा पहले आप कर लो फिर मैं देखूँगी। तो उसका जो ये आई बैग्स है नीचे, तो उसकी सर्जरी हुई, बेसिकली ऑपरेट किया उन्होंने थोड़ा सा। तो उसके बाद मैंने देखा उसका चेहरा अलग हुआ, मतलब यहाँ पे तो एज नज़र नहीं आई लेकिन यहाँ पे नज़र आने लगी। ठीक। तो और उसका चेहरा नॉर्मली भी हम जब देखते थे, वो जो नॉर्मली उसका चेहरा था जो आई बैग के साथ था बड़ा प्यारा था, उसके बाद जो एक खिंचाव जो महसूस हुई हमें, तो मेरे ख्याल से ये आई बैग के बाद आईलेट की जो सर्जरीज होती हैं ब्लेफरोप्लास्टी से कहते हैं, ऊपर की भी आईलेट और नीचे आईलेट दोनों की सर्जरीज की जाती हैं। उसमें डिपेंड आपका डॉक्टर क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। जो आप अगर सिंपल कॉस्मेटोलॉजिस्ट वगैरह से जिसने 2-3 प्रोसीजर देखे या यूट्यूब पे देखा और आपकी क्योंकि इसकी मैंने बताया ना, डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस को बचाना आता है, उसको पता है कि उसने कब क्या करना है, किस मरीज़ पे क्या करना है, हर मरीज़ पे वो एक चीज़ नहीं करता। ठीक है, क्वालिफिकेशन का ये फ़र्क होता है और जो थोड़ी सी एक्सपीरियंस का ये फ़र्क ये होता है। एक जो FCPS प्लास्टिक सर्जन होता है या डर्माटोलॉजिस्ट
डर्मेटोलॉजिस्ट होता है उसकी ट्रेनिंग कम से कम 5-6 साल की ट्रेनिंग होती है इसी फील्ड के अंदर। जब वो 6 साल की सिर्फ ट्रेनिंग लेता है फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस होती है, तो उसका 10 साल का या 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो वो उसको कॉम्प्लिकेशन से डील करना आता है, उसको कॉम्प्लिकेशंस को बचाना आता है। तो अगर आप सिर्फ ऐसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट सर्जन के पास जाएं जिसकी वो फील्ड पिछले 8-6 साल से नहीं है, जिसने उसने बीच में भी 6 महीने का 5 महीने का अब इवन 2-2 3-3 दिन के कोर्सेज करके अगर वो आपके पास आ रहे हैं और आपने उन रिसर्च नहीं करी अपने किसी भी सर्जन के बारे में या अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट के बारे में या फिजिशियन के बारे में, तो वो आप उसमें गलत रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। वरना हर सर्जरी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हर मरीज़ में ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस को डील करना आता है उस बंदे को, क्वालिफाइड बंदे को, या उसको बचाना आता है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया में सिर्फ मैं एक का नहीं 2-3 चीज़ें, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो स्क्रॉल करके वैसी चीज़ें आती हैं, तो ज़्यादातर कॉस्मेटिक ऑपरेशन या कॉस्मेटिक ये जो फिलिंग करते हैं उनका दिखाया जाता है, कोई क्वालिफाइड नहीं होते। सेलिब्रिटीज़ इसमें सामने आती हैं और ख़ासकर सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं वो अपना ब्यूटी टिप्स बता रही होती हैं और उस ब्यूटी टिप्स पे हम लोग भी अमल कर रहे होते हैं। उसके अलावा चले नेचुरल हो गया, लेकिन उसके अलावा जो ये जो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ वगैरह हैं उस पे भी हम लोग फिर उनके पीछे चल पड़ते हैं। बहुत इजी हो जाता है उनको अप्रोच करना, रिसर्च नहीं करते। इससे कितना बड़ा ख़तरा होता है हमारे ऊपर। इससे यही चीज़ है ना कि आप अपने आप को फिर कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपने सोचे समझे बगैर किसी चीज़ में अपने आप को फेंक देने वाली बात है। अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे उस बंदे की जिसकी आप सर्जरी करवाने जा रहे हैं, या उस कॉस्मेटोलॉजिस्ट की, डर्मेटोलॉजिस्ट की, कि वो खुद कितना क्वालिफाइड है इस चीज़ के लिए, वो वाकई इस चीज़ को जानता है या नहीं जानता, तो फिर यही चीज़ है ना कि आप तो खुद आंखें बंद करके उसके लिए अंदर कूद रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो इंजेक्शन और फिलर्स की जो बात है, इसमें हमारी जो चेहरा है इसके अंदर पट्ठों के साथ इसकी 5 लेयर्स हैं, जो हमें सिर्फ ऊपर ऐसा लगता है ना सिर्फ स्किन होगी, इसके नीचे तक 5 लेयर्स होती हैं, और हर लेयर्स में डिफरेंट नर्व्स और आर्टरीज, हमारे चेहरे जो हमारे इतने सारे मसल्स हैं चेहरे पे, उनको चलाने के लिए नर्व्स और आर्टरीज डिफरेंट प्लेन्स में चल रही हैं इन 5 लेयर्स के अंदर। वो कहीं पे प्लेन चेंज करती हैं फिर वो आती हैं। तो जो आपका इंजेक्टर है वो उसको इन सब की एनाटमी पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ सिंपल डर्मेटोलॉजिस्ट या सिंपल एस्थेटिशियन जो होते हैं, या बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन भी शायद हों, हर किसी को इसकी एनाटमी नहीं पता होती है, उसको इसके जो कॉम्प्लिकेशन जैसे नर्व को इंजरी हो जाती है किसी आपकी, उनसे बचने का चीज़ नहीं आती है। तो आप मेक श्योर करें कि जिसके पास जा रहे हैं वो वाकई क्वालिफाइड है। ख़ासतौर पे आप इंजेक्टर जो आपका है या उसके आपने पहली चीज़ें देखी हुई हैं, और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ही इंजेक्शन लगवाएं। जो सिंपल MBBS करके या सिंपल सिर्फ कोर्सेज करके 2-2 3-3 दिन के, उनके पास प्लीज़ ना जाएं, ताकि उससे आपके रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल। और ये चेहरा है इसका सिर्फ ख्याल नहीं रखा जाता है, इसको हेल्थी बनाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन छोटी सी हमारी गलती, छोटी सी गफलत भी हमारे लिए ज़िंदगी भर का एक छाप छोड़ देता है। तो हमें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। क्वालिफाइड डॉक्टर हर फील्ड के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर ज़रूरी है। चाहे हमें हार्ट पेशेंट हैं हम, तो हमें किसी आम डॉक्टर के पास बिल्कुल, अच्छा अक्सर लोग ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत सेंसिटिव बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, तो हम आम से जनरल जो है फिजिशियन के पास चले जाते हैं, जबकि हमें ब्लड प्रेशर या शुगर है हमें सिर्फ वही जानता है जो हमारा स्पेशलिस्ट होगा, जो इसके ऊपर स्पेशलाइज किया होगा उसने। और इसी तरह स्किन भी, हमारा चेहरा भी, हमारा स्किन भी बहुत बड़ा एक मकाम रखता है हमारे लिए, तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। बॉडी सर्जरी, अच्छा ये पाकिस्तान में बहुत कम है। नहीं, अच्छा चेहरे पे एक चीज़ हम रह गए थे कि जो मैंने, ये तो हमारे मिनिमल थे ना, जैसे जो सर्जिकल होते हैं चेहरे के, उसके अंदर जैसे आपने बताया कि फेस लिफ्ट होते, आईब्रो की सर्जरीज हो गई, आईब्रो लिफ्ट होते हैं, ब्लेफरोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी होती है, जिसमें थोड़ा बहुत, अगर आप मेडिकल नाम तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, कॉस्मेटिक नाक की जो सर्जरीज होती है, जैसे नाक की बनावट में अगर थोड़ी बहुत कुछ एंगल वगैरह का फ़र्क है और आपको लगता है कि, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया और इसका है, तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं। दोबारा यही चीज़ है कि आपको अपनी रिसर्च और अपनी चीज़ों, अपने डॉक्टर को देखना ज़रूरी है। आप अवेयर होंगे तो आप डॉक्टर, फिर आपको मतलब
आप किसी जो चीज़ जो काम नहीं करता उसके पास अगर आप जाएंगे या कम करता है या उसमें अच्छी उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप सही बंदे के पास जाएं। इसमें और क्या क्या रिस्क आ सकते हैं और क्या बताना चाहती हैं जो कि लोग जिससे अवेयर हों? वही, जैसे आपको प्रॉपर रिजल्ट ना मिले, जैसे आपने बताया कि आंख में खिंचाव आ गया था सर्जरी का, इन्फेक्शन के चांसेस, और कभी ख़ास तौर पे मैं आंख के फिलर्स के हवाले से बताऊंगी कि आंख की बड़ी हमारे जो आसपास आर्टरीज़ हैं वो बहुत आर्टरीज आपस में बहुत सारी मिलती हैं, अल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रखी हुई है फेस की। तो अगर कोई क्वालिफाइड इंजेक्टर नहीं है ना और वो आंख के इर्द गिर्द सर्जरी करता है या नाक की तरफ सर्जरी करता है, तो उसमें एक ख़दशा होता है कि वो खून की रग में फिलर चला जाता है, और वो अगर खून की रग में चला जाता है किसी वजह से तो उससे वो आँख ज़ाया होने का भी ख़दशा होता है, और ये एक कॉम्प्लिकेशन है कि आँख ख़राब हो सकती है आपकी। तो इसीलिए मतलब आप सिर्फ डार्क सर्कल्स के लिए आप किसी के पास जा रहे हैं और अगर आपकी आँख ख़राब खुदा ना खास्ता ना करे किसी के साथ हो जाती है, तो ये एक इसीलिए आपको क्वालिफाइड होने बंदा ज़रूरी है जिसको पता है कि किस वक्त किसको अगर खुदा ना खास्ता फिलर चला भी गया तो उसको पता है कि यहाँ पर उसमें क्या करना है, क्या इंजेक्ट करना है दोबारा से कि उसको बचाए, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक इंजाइम होता है, एक इंजेक्शन दूसरा इंजेक्शन होता है जिसको फ़ौरन से उसको डाइल्यूट करना होता है। देखिए उसके अलावा तरीका भी आपको पता होना चाहिए, तरीका होता है, उसको जगह पता होती है, तो ये बड़ा रिस्की एरिया होते हैं हमारे किसी भी फिलर्स के लिए। ये आँख के इर्द गिर्द का और ये नाक के बीच जो आईब्रोज के बीच का हिस्सा होता है, ये फिलर्स के लिए एक रिस्की प्लेस है। बिल्कुल, मतलब एक नाजुक सा ऑपरेशन है या नाजुक सा ये अमल है जो कि उसको करना चाहिए जो क्वालिफाइड है। हम हाथ के इंजेक्शन की बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको जो है ऐसी बात छोटी सी हमारी गफलत जो है बहुत बड़ी बीमारी का बाइस बन सकती है, लेकिन ये तो चेहरा है, तो चेहरे की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर गुलशारों का कसानी ब्रेक की ज़ीरो साड़ी में घूम बेटा। वशत के गोली चारू का ब्रेकर सारे चुके हमको पुत्रान करने थे। अच्छा, हम जो लास्ट सेगमेंट में हमारी बात होगी वो बॉडी के हवाले से होगी। वैसे तो जो ब्यूटी सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी वो भी होती है, लेकिन अक्सर सिलिकॉन का इस्तेमाल उसमें मेरे ख्याल से होता है, मुझे नहीं पता। बेसिकली बॉडी के हवाले से जो खूबसूरत बनाने के लिए होता है उसमें बॉडी कॉन्टोरिंग जिसे कहते हैं। बॉडी कॉन्टोरिंग के अंदर हम ऐसे होता है कि कहीं से अगर कहीं पे हमारे फैट ज़्यादा है या कहीं पे स्किन का फोल्ड ज़्यादा है तो वहाँ से वो हटा के एज के साथ साथ ना आपकी स्किन हर जगह से लटकना शुरू हो जाती है, चाहे वो आपकी चेहरा हो चाहे आपका जिस्म हो। तो जब पेट की स्किन जो लटक रही होती है उसके लिए जो सर्जरीज हम कहते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी कहलाती है, जिसमें हम पेट को स्किन जो एक्स्ट्रा होती है उसको काट के सीधा करके नीचे सी देते हैं। इसमें ज़्यादातर ये जो वेट लॉस करने के बाद या एजिंग के साथ या जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के बाद उनका पेट ढीला हो जाता है उसमें करते हैं। एब्डोमिनोप्लास्टी भी काफ़ी तरीके की होती है, इसमें कुछ जिनके छोटे कम लटकी हुई होती है उनको मिनिमल एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं, वरना कुछ मरीज़ों में पेट के जो पट्टे होते हैं उनको भी जोड़ना पड़ता है आपस में क्योंकि वो भी ढीले पड़ चुके होते हैं, ख़ासतौर पर आफ्टर प्रेगनेंसी। तो उसमें जो होता है पट्टों को अंदर जोड़ के और फिर खाल को खींच के पेट को सीधा किया जाता है। इसी तरह बॉडी कॉन्टोरिंग के अंदर दूसरी चीज़ आती है कि हम जो फैट एक्स्ट्रा फैट कहीं से कमर से पीछे से पेट पे से कुछ मरीज़ होते हैं जिनकी स्किन लूज़ नहीं होती लेकिन चर्बी ज़्यादा होती है, तो उसमें लाइपोसक्शन का अमल किया जाता है। लाइपोसक्शन में कभी मकसद यही होता है कंटोर करना कि जो नॉर्मल कंटोरिंग जो एक है कि कहाँ से कर्व होगा, कहाँ से कर्व नहीं होगा, कहाँ से उभार होगा, उसको बेसिकली बॉडी कंटोरिंग कहते हैं। अब वो चाहे आप उसको फैट जिन मरीज़ों में फ़ैट निकाल के करना है उसमें लाइपोसक्शन से किया जाता है, और जिन मरीज़ों लाइपोसक्शन के बारे में मैंने ये सुना है कि थोड़ा सा वो भी है, मतलब उसको भारी भी पड़ता है मरीज़ को, जैसे चर्बी वगैरह उसमें बेसिकली चर्बी को निकालते हैं उसके अंदर। उसमें पेट की चर्बी, जिस्म के हिस्से की कहीं की भी चर्बी, बहुत सेफ प्रोसीजर है, लेकिन मरीज़ को उसको फ़ायदा होता है उस सर्जरी से जिसको वाकई वो उसका कैंडिडेट है, मतलब जिसके अंदर फैट है, जिसको वाकई फैट निकलना है। जैसे अगर एब्डोमिनोप्लास्टी के पेशेंट को आप सिर्फ लाइपोसक्शन कर देंगे तो उससे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका पेट अगर खाल स्किन एक्सेस है और आप सिर्फ फैट निकाल दें तो स्किन मज़ीद एक्सेस हो जाएगी, लटक जाएगी, ठीक है।
तो वो चीज़ आप सिर्फ लाइपोसक्शन से नहीं कर सकते। और इसी तरह जैसे अगर कहीं फैट नहीं है और स्किन है सिर्फ, तो हमें लाइपोसक्शन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ फैट है वहाँ लाइपोसक्शन की ज़रूरत है। तो हर मरीज़ अलग होता है दूसरे मरीज़ से, ठीक है। इसी तरह हम जो मर्दों में जैसे छाती होती है कभी कभी थोड़ी सी, कुछ मरीज़ों में मर्दों में जैसे उनकी इनहेरिडिटी होती है, जैसे उनके वाल्द पीछे से आ रही होती है, तो वो उसमें जो छाती होती है, जो शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं या जिमिंग करते हैं, तो ज़्यादा उभार आ जाता है उसमें, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी लाइपोसक्शन की जाती है। या कहीं पे हमारे हाथों पे अगर फ़ैट ज़्यादा है तो अब उसको फ़ैट को निकालने के तरीका यही होता है कि लाइपोसक्शन करके उसका फ़ैट निकाल दिया। जो हमारी एजिंग के साथ जो हमारे जो बाजू होते हैं, बाजू का फ़ैट निकाल दिया जाता है, या टांगों का फ़ैट निकाला जाता है, या इन जगहों का फ़ैट निकाला जाता है। लेकिन उसके बाद उसकी कुछ एहतियातें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। उन एहतियातों के अंदर ये होता है, कुछ गारमेंट्स होते हैं जो पहन के रखने होते हैं कुछ टाइम तक के लिए। अच्छा। हाँ, और वो ताकि वो जगह जो खाली हुई होती है ना, फैट निकाला होता है हमने, स्किन और नीचे पट्टों के बीच की जो जगह खाली हुई होती है, उस जगह पर वो जगह खुली ना रहे, बीच में गैप ना रहे। तो उसके लिए हमें गारमेंट्स कुछ पहनने होते हैं, टाइट गारमेंट्स होते हैं कुछ अरसे के लिए, और कुछ एहतियातें होती हैं जो आपको आपके डॉक्टर बताते हैं कि किस तरह से क्या एहतियात करनी है। हर मरीज़ में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन ये कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब कोई ख़तरे की चीज़ ऐसी नहीं होती। अगर आप किसी क्वालिफाइड, अगेन वही बात है, जो अगर आप क्वालिफाइड बंदे से करवा रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं लाइपोसक्शन के, एब्डोमिनोप्लास्टीज के। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि कुछ के स्किन लटक रहे होते हैं और हम सिर्फ वहाँ पे चर्बी निकालेंगे तो वो ज़्यादा मज़ीद खराब लटक जाएगी। इसी तरह हाँ, जैसे ख़वातीन प्रेगनेंसी के बाद मोस्टली होता है, आप सिर्फ चर्बी से नहीं हो सकता, उसमें आप और किसी के पट्ठे ढीले हैं, अब उसे आप लाइपोसक्शन कर दें, पट्ठे नहीं सही होंगे लाइपोसक्शन से। आपको उसको खोल के एब्डोमिनोप्लास्टी से उसके पट्टों को जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह थाइस के हो गए, बैक के हो गए, हाथ के हो गए। इस तरह कभी कभी हाथ की स्किन लटक जाती है, जो लोग वज़न बहुत ज़्यादा कम करते हैं उनकी स्किन जगह जगह से लटक जाती है, क्योंकि उनका फैट निकल जाता है लेकिन उनकी स्किन बची रहती है। स्किन वजन से, आपकी डाइटिंग से या दूसरी चीज़ों से ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे अक्सर हम लोग जो है जब डाइटिंग करने लगते हैं, जबकि हम बहुत मोटे हैं, हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी वजह होती है स्किन के लटकने की, क्योंकि जहाँ पे हम डाइटिंग कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हम बहुत हैवी हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी हैं या आपकी एज, जैसे अगर जो 35 तक के होते हैं उनकी अगर स्किन एक्सेस है और अगर वो डाइटिंग करके अपना वज़न कम कर रहे हैं, 30 साल तक या 35 ईयर्स तक जो उनकी स्किन खुद ही रिट्रैक्ट हो जाती है। उनमें अमूमन आपको स्किन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उन्होंने डाइटिंग करी है और अपने मसल्स बना लिए हैं तो और वर्जिश कर रहे हैं, मतलब साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनकी स्किन लूज़ नहीं पड़ती है या रिट्रैक्ट कर जाती है, या हम उनको टाइम देते हैं कि रिट्रैक्ट कर जाएगी खुद ही। तो उसमें ये होता है कि अमूमन रिट्रैक्ट कर जाती है स्किन, ये कम लटकती है। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा वज़न होता है, जिनका 100-150 किलो के हिसाब से होता है, फिर जब वो वज़न कम करते हैं या उन्होंने अब कोई सर्जरी कराई होती है, गैस्ट्रिक बाईपास वगैरह, जो कि अपना वज़न कम करने के लिए सर्जरीज होती हैं, तो उसमें जब उनका वज़न कम होता है, जिसमें वो स्टमक को छोटा करते हैं या स्टमक में कोई बैंड बांधते हैं, उसके बाद जब उनका वज़न कम होता है तो वो बहुत ज़्यादा कम होता है। उसमें स्किन, आप एक्सरसाइज भी करें लेकिन उसके बावजूद वो खुद ब खुद स्किन नहीं जाएगी, तो वो जो स्किन लटकेगी हाथों की, जिस्म की, पेट की, टांगों की, कहीं की भी, तो उसमें भी हम प्लास्टिक सर्जन एक्सेस स्किन जो होती है हाथों के, पेट की जिस जगह पर होती है उसको खींच के उसको फिर सर्जिकल तरीके से उसको निकाल दिया जाता है कि वो कॉन्टोर्ड हो जाए आपकी स्किन, जो बाकी बॉडी के साथ जो आपका जो फैट लॉस हुआ है उसके साथ। अच्छा, कैंसर के अलावा जो कॉस्मेटिक सर्जरी में जो ब्रेस्ट सर्जरी भी आती है, बैक भी आती है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत कम उसका रुझान है, लेकिन है। तो उसमें यही है कि ब्रेस्ट बेसिकली जिनके पैदाइशी कम छोटे होते हैं या जिनकी छातियाँ थोड़ी कम डेवलप्ड होती हैं, तो उनके लिए वो मतलब हार्मफुल नहीं होती, वो हार्मफुल नहीं होते। उसमें वो छाती के जो इसमें दो तरह से होता है, या तो आप उसमें इम्प्लांट डालते हैं, फिर हार्मफुल नहीं है, आप कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस को डील, वही बात कि आप किसी क्वालिफाइड या प्रैक्टिस सर्जन के पास जाते हैं तो आपको सही गाइड भी कर सकते, गाइड सही करें, आपको बताएं, आपको एहतियातें जो साथ साथ करनी है, और फिर हर चीज़ को समझ के, सोच समझ के अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जाएं और फिर करवाएं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों के, खुश भी होते हैं लोग जो उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। ख़ासतौर पे जो कॉस्मेटिक सर्जरीज है ना, इसको
जैसे एब्डोमिनोप्लास्टी हो गई या कोई और सर्जरी हो गई, मरीज़ का खुद समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करवाना चाहता है और उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसको उसके लिए मेहनत करना भी होती है। जैसे और वो एहतियात के लिए भी अब जैसे प्रिपेयर है या हाँ नहीं? जी, वो एहतियात सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि वो सब चीज़ें करेगा इसके साथ। जैसे हम अब जब एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं, अगर मरीज़ पहले से एक्सरसाइज शुरू कर दे और वर्जिशें शुरू कर दे, वज़न अपना अच्छा ऑप्टिमल करता है, जैसे हमारा BMI होता है एक, उसके ऊपर सर्जरीज करते हैं, 30 का BMI जो होता है उस पर एब्डोमिनोप्लास्टी या लाइपोसक्शन उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। अगर 30 से ज़्यादा है तो पहले उसको 30 पे लाए, सही है, उसमें वर्जिश करे उसको। अगर बहुत ज़्यादा जो हैवी पेशेंट होते हैं, जो मॉर्बिड ओबेसिटी में आ जाते हैं, जो 30 से अबव वाले होते हैं, उनमें कुछ मरीज़ों को बैरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उनके स्टमक को छोटा करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब उनका 30 पे BMI आ जाए, 28-30 पे, तब वो प्लास्टिक सर्जरी या बॉडी कॉन्टोरिंग के प्रोसीजर्स करवाएं, क्योंकि उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। एक ये बात मरीज़ों को, मतलब हर चीज़ में आपको आजकल इतनी अवेयरनेस है, इतना नेट पर है, आप सही सोर्सेज देख के सही रिसर्च करें, सही डॉक्टर के पास जाएं कि बेसिकली प्रोसीजर क्या है। ये नहीं बेसिकली बात यही कि सही डॉक्टर के पास अगर आप 30 के अबव के BMI में कोई सर्जन आपको ऑपरेट कर देता है फॉर एब्डोमिनोप्लास्टी, वो चीज़ आपको शायद ना मिल पाए जो आपको डिज़ायर। अच्छा, बॉडी के बारे में पूछने की इसलिए मुझे मैं ज़्यादा वो हूँ, खासकर हमारा जो ब्रेस्ट है, जो हमारी लड़कियां अक्सर एहसास कमतरी में आके ऐसे पिल्स खा लेती हैं या ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती हैं जिनका रिजल्ट बाद में उनको बहुत बुरा मिलता है, यानी कि उनके हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर आ जाती हैं, प्रेगनेंसी में मसला होता है, कंसीव करने में मसला होता है। तो अक्सर लड़कियों को नहीं पता होता और वो इसी तरह बिना जाने बिना देखे, और माशाल्लाह से पढ़ी लिखी भी है लेकिन हम लोग बाशऊर नहीं है, तो उस तरफ जाती हैं जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। हाँ, देखिए सिस्टम, आप ब्लड में कोई चीज़ शामिल कर रहे हैं तो बाकी ऑर्गन्स को भी असर करेगी, ठीक है। जो हम ब्रेस्ट इम्प्लांट या फैट ग्राफ्टिंग से जो ऑगमेंटेशन होती है ब्रेस्ट की, उसमें ये फ़ायदा होता है कि वो आप एक पर्टिकुलर जगह पर होते हैं, आपके ब्लड में कुछ शामिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो उससे आप दूसरी चीज़ों को या हार्मोनल चेंजेस या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। आप सेफ इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका डॉक्टर, इम्प्लांट से बहुत टाइप्स आती हैं, तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, क्वालिफाइड सर्जन होगा, वो हमेशा उसकी पहली वो यही होगी कि वो सेफेस्ट इम्प्लांट यूज़ करे, सेफेस्ट टेक्निक यूज़ करे आप मरीज़ के लिए, उस मरीज़ के लिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन एज़ कम्पेयर टू जो आप जो सिस्टमिक चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि दवाइयाँ खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, इन चीज़ों से नेग्लिजिबल, उससे बहुत ज़्यादा कम है। मैंने देखी है खासकर हमारी मिडिल क्लास फैमिली की जो लड़कियाँ होती हैं, वो हालांकि एज जब छोटी होती है, जब एज बड़ी होती जाती है तो इंसान की बॉडी चेंज होती जाती है, लेकिन क्योंकि होता है थोड़ी सी वो कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाती है, तो इस तरह से पिल्स वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं जो कि स्किन के लिए भी हार्मफुल है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है। अच्छा, हम आप अगर मुर्शिद के बारे में पूछें तो मुर्शिद में कॉस्मेटिक सर्जरी का भी कोई मुर्शिद में अभी हम कॉस्मेटिक शुरू कर रहे हैं, मतलब हमने अभी बहुत ज़्यादा, चूँकि ज़्यादातर मरीज़ जो मुर्शिद में आते हैं वो हमारे पास रिकन्स्ट्रक्टिव या बर्न्स के ही होते हैं या क्लेफ्ट लिप पैलेट के ही होते हैं, जो कि इमरजेंसी, हाँ जो इमरजेंसी, और वैसे इलेक्टिवली भी आते हैं, हाथ के सर्जन होते हैं। लेकिन कॉस्मेटिक के लिए हम लोग जो है यहाँ मुर्शिद पे जो करते हैं वो लाइपोसक्शन, एब्डोमिनोप्लास्टीज और जो बॉडी कंटूरिंग की हैं वो कुछ प्रोसीजर्स हम कॉस्मेटिक की भी करते हैं उधर। और मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगी जो हम शायद मैंने ना पूछा हो, जो शायद आपके जहन में ना आया हो? माशाल्लाह से आपने काफ़ी अवेयरनेस हमें दी है। नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे ये फोरम मिला कि मैं लोगों को अवेयर करूं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं, आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, अवेयरनेस का दौर है, तो हम सब लोगों को, जो भी आवाम है हमारी, उनको चीज़ों का पता होना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए उनकी, सही लोगों के पास जाएंगे। सोशल मीडिया हर कोई हर जगह मौजूद है और कहता है कि मैं तो ये कर सकता हूँ, किसी के लिए प्रमोशनल एक जगह बन चुकी है, तो वो इसलिए इसमें ज़्यादा एहतियात करना ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और क्योंकि हम सेलिब्रिटियों के पीछे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसने जो प्रोडक्ट आपको दिखाया या जो जिस प्रोडक्ट की प्रमोशन में लगा हुआ है
वो पैसे ले रहा है, ज़रूरी नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में हम रिसर्च ना करें। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क में अब हर चीज़ मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस चीज़ के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमें किस टाइम किस जगह कौन सी एज, जैसे आपने एज वाइज भी कहा कि एज वाइज क्या होती है, चीज़ें होती हैं, हम सिर्फ झुंड में चलने वाले लोग बस हैं। हाँ यही चीज़ है। अब ये नहीं कि अगर उसने आप ये प्रोसीजर कराया तो आपके लिए भी वो प्रोसीजर ठीक है जी, ये चीज़ नहीं है। आपको हर बंदा, एज, उसकी अपनी बॉडी, हर चीज़ जो होती है वो इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसके ऊपर उसका इलाज या वो चीज़ डिसाइड करता है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है या आपको ऑप्शन देता है कि आपके साथ ये 2 चीज़ें हैं जिनमें से आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, आप किसके लिए ऑप्ट करेंगे। और बाज़ औक़ात हमें ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि अगर हम बग़ैर क्वालिफाइड उनको तो बस हमारी सर्जरी करनी होती है, बाकी बॉडी के बारे में कुछ जानते हैं नहीं जानते। कॉस्मेटिक सर्जरी भी एक सर्जरी है, मतलब एक नॉर्मल सर्जरी है। ये ना समझें कि इसके अंदर रिस्क कम हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल एक सर्जरी जो मेजर हर्निया का ऑपरेशन या कोई और पित्ते का ऑपरेशन होता है, इस इतना ही सीरियस ऑपरेशन ये भी मेजर ऑपरेशन होते हैं। अगर आप सही हाथों में ना गए तो ये जो है बड़ी बड़ी बीमारियों का बायस बन सकता है। अच्छा, मज़ीद कुछ बताना चाहेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से या वैसे ही अपनी फील्ड के हवाले से? अक्सर लोगों को पता नहीं होता, और जैसे कि आपने कहा सर्जरी, जब हम प्लास्टिक सर्जरी का नाम लेते तो हम लोग ब्यूटी में ज़्यादा आते हैं कि भाई चेहरा बदल गया या नाक बदलनी है या आंखें थोड़ी बड़ी करनी है। एक मज़े का वाक़या ये था कि हम जब मैंने अपनी ट्रेनिंग नई ज्वाइन करी थी प्लास्टिक सर्जरी की, तो उस वक्त मेरे पास एक मरीज़ आया था, वो शायद देहात के था कोई, और वो बेचारा बहुत मासूम था। जब उसको मैंने सारा एस्टिमेट बता दिया कि ये सर्जरी होगी और इतने आप दाखिल हो जाएंगे, ये कहेगा, तो वो मुझसे पूछता है कि आपको कि प्लास्टिक जो है ये मुझे खुद लाना पड़ेगा या आप प्लास्टिक अपने हॉस्पिटल से लगाएंगी। मैंने कहा इसमें ये सिर्फ नाम प्लास्टिक सर्जरी, हम इसमें प्लास्टिक्स नहीं लगाते। तो लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट ये भी है कि शायद प्लास्टिक यूज़ होती है कोई बनाने के अंदर। हाँ, कि प्लास्टिक नाम नहीं, मैं खुद ये बात कहती हूँ कि हम जब फिल्मों में देखते थे कि भाई चेहरा बदल गया, तो हम सोचते वो प्लास्टिक सर्जरी कि आपको जिसका भी चेहरा चाहिए आप जाके डॉक्टर को दिखा दे, भाई ये तस्वीर है ऐसे बना दो, तो बना भी देगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था, लेकिन ऐसा होता नहीं है बाज़ औक़ात। अच्छा, एक हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सोशल मीडिया में ही आके लोगों को अवेयर करने के लिए, बहुत बड़ा कदम है ये जो उन्होंने उठाया, अवेयर करने के लिए उन्होंने यही कहा कि वो अपनी नाक की सर्जरी करवाने किसी गलत डॉक्टर के पास गए थे जिससे उनकी नाक में मज़ीद बिगाड़ आ गई। तो उन्होंने बेसिकली अवेयर करवाने के लिए कहा कि भाई हर जगह मत जाया करें, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी बताई, अपनी तकलीफ़ें बताई। तो बहुत एक होता है कि ये हम लोग फेस से ही कमाते होते हैं, सही। और जब फेस को ही हम लोग बिगाड़ पैदा करें तो जाहिर बात है कमाई बंद हो जाती है एक आर्टिस्ट की। तो ये ज़रूरी है, ख़ासकर हमारे लिए, चाहे हम आर्टिस्ट हैं या नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉस्मेटिक के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको पहले तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक तो आपका सर्जन अच्छा, और एक चीज़ ये होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि आप वाकई ये चीज़ कराना चाहते हैं, वाकई आपको लगता है कि आपको ये, मतलब आप खुद से, किसी और के कहने पे नहीं, ज़हनी तौर पे तैयार है, मतलब किसी और के कहने पे कि उसने मुझसे कहा है कि मेरी नाक टेढ़ी है, तो नहीं। अगर आपको खुद लगता है कि मेरी ये चीज़ सही नहीं है और मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो फिर आप उसके लिए ऑप्ट करें। अगर कोई और आपको कह रहा है तो शायद उसके बाद फिर वो किसी और चीज़ पे बोलेगा कि ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। तो ये आपको बेसिकली खुद डिसाइड करना है कि वाकई इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है या दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको खुद प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद समझते हैं कि आपको लगता है कि इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो फिर आप उसको ज़रूर ऑप्ट करें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। ठीक है, सही है, ओके। जब तक ओके मुझे नहीं मिलता मैं कुछ कहती नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा, एक तो नई चीज़ जानने को मिली, ख़ासकर मुझे और मेरे देखने वालों को। मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी, आपने मुझे पहले भी समझाया, अच्छा लगा, और अभी भी समझा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं भी अगर कहीं जाऊँगी तो ख्याल से जाऊँगी, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ में आ गई थी, थोड़ा मेंटली मैं आ गई थी कि भाई चलो चलते, कोई नई चीज़ है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई और आपने अवेयरनेस दी पूरी आवाम को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। गोली चारुकम शिव मनाव जमाहल का बोलो चल देता इजाजत होती खैला बिकनती सेहत खैला अल्लाह मायर बिकता मनी गंची होती मात पे खैला अल्लाह मायर बिकनता मैं निम गंची अल्लाह मायर।